ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। रचित को बहुत सस्ते और अच्छे दाम में एक घर मिला जिसके बारे में कई अफवाहें थी और कोई वहां शिफ्ट करने को तैयार नहीं था। रचित को भी सबने मना किया, यहां तक कि जिसने घर दिलवाया उस ब्रोकर ने भी 1-2 बार उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और 3 ही दिनों में अपना सामान वगैरह सब लेकर शिफ्ट हो गया। घर पूरी तरह से फर्निश्ड ही था, कुछ ज्यादा सामान इधर उधर से लाना नहीं पड़ा। पहली रात थी आज रचित के उस घर में। गहरी नींद में रचित सो रहा था। सर्दियों की रात थी, इसलिए न पंखे की आवाज थी न एसी की। घर में फ्रिज को छोड़कर और कोई चीज नहीं चल रही थी। बाहर से रोशनी भी इतनी आ रही थी कि घर अंधेरा अंधेरा ना लगे। नींद में ही अचानक एक महक ने रचित को जगाया। रचित सूंघता सूंघता उठा। तो पाया कि गैस लीक हो रही थी। शुक्र है कि सर्दियों में कुछ बिजली से चल नहीं रहा था, वरना पता नहीं बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। रचित उठकर आधी नींद में किचन तक गया और ध्यान से देखा। एक हल्की सी गैस की लीक की आवाज भी इस सन्नाटे में उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। गैस के नॉब को ऑफ करके रचित ने एक राहत की सांस ली और वापस आकर लेट गया। थकान से नींद बहुत तेज आ रही थी, लेकिन उसकी किस्मत में नींद शायद नहीं थी, क्योंकि सोते के साथ कुछ देर में ही एक आवाज जो थी तो धीमी लेकिन बहुत परेशान करने वाली थी। रचित उछल कर उठा और वापस किचन में भागा, लेकिन वहां पहुंच के उसने देखा न गैस पे पानी चढ़ा था और न ही वहां कोई आवाज थी। सामने रखी एक पानी की बोतल थी। उसे डरते हुए छुआ तो देखा कि बोतल बिल्कुल ठंडी थी। एक लंबी सांस छोड़कर बोतल उठाई और पानी पीने को एक घूंट लिया। जोर से चीखते हुए पानी को थूक दिया। रचित का पूरा गला जल गया था, जैसे पानी इतना गर्म था मानो उबाल के अभी अभी किसी ने रखा हो। अब जाकर रचित को समझ में आ रहा था कि कोई भी क्यों इस घर में रहना नहीं चाहता था। रचित दौड़ के फ्रिज से पानी पीने गया, लेकिन फ्रिज का दरवाजा खोलते ही एक जोर की चीख ने उसे रोक दिया। अंदर एक बच्चा ठंड और बर्फ की पतली परत से ढका, पूरा सफेद सा होकर बैठा था। रचित का मुंह डर से खोला ही रह गया। सांस लेने की कोशिश में वो पीछे हटता जा रहा था और वो बच्चा गुस्से में उसे घूरते हुए फ्रिज का दरवाजा आहिस्ते आहिस्ते बंद कर रहा था। रचित को
खुद पे, अपनी आंखों पर या किसी भी चीज पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा था। वो इधर उधर डरता हुआ देख रहा था कि पता नहीं कहां से क्या हो, और आखिरकार समझ आया कि वो शायद नींद में सपना देख रहा है, और बड़ी बेरहमी से खुद को जगाने के लिए उसने खुद ही को एक के बाद एक थप्पड़ मारे। लेकिन फिर उसे समझ आया कि वो सो नहीं रहा था, यह सब कुछ हकीकत में हो रहा था। जैसे ही रचित ने खुद को थप्पड़ मारना बंद किया, किसी ने उसे 4-5 थप्पड़ मारे। और एक हल्की सी डरावनी हंसी उस हॉल में गूंज गई। रचित एकदम से घबरा गया। रचित ने 2 कदम पीछे लिए तो उसके बालों से उसे पकड़ के किसी ने जोर से जमीन पे पटका, और फिर उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर एक दूसरे कमरे में खींच कर ले गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और मौत जैसा सन्नाटा, और उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज हुई। इसी हाल में रचित कब डर से बेहोश हो गया उसे पता भी नहीं, लेकिन जब आंख खुली तो चिलचिलाती हुई धूप आंखों में पड़ रही थी और चील कौवे ऊपर मंडरा रहे थे। रचित की ये पूरी कहानी सुन के सामने बैठे रमेश जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आप परेशान न होइए, अब मैं आ गया हूं रचित जी, सब ठीक हो जाएगा। जरा मेरा हाथ बढ़ा दीजिए ये कैमरा, लाइट्स और रिकॉर्डर्स लगाने में, फिर देखिए आपके घर का ये भूत कैसे भगाता हूं मैं। रमेश जी एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थे और ऐसे केसेस में लोगों की बहुत मदद की थी उन्होंने। सारा सामान फिक्स करके अब सिर्फ इंतजार करना था कुछ होने का, ताकि पता चल सके कि आखिरकार इस घर में हो क्या रहा था। रमेश जी एक बार फिर से पूरे घर का मुआयना करने उठे और सारे कमरों में जा जाकर देखने लगे कि उसी बीच रचित हॉल में ही बैठा था, जब अचानक उसे सबसे छोटे कमरे से एक आवाज आने लगी। प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत मारो है मुझे, प्लीज कोई है, प्लीज बचाओ। रचित तुरंत उस तरफ भागा और दरवाजे को 2-4 धक्के मार के जब उसने खोला तो पाया कि एक औरत जख्मी हालत में बंद है। रचित ने उसकी मदद करके उसे कमरे के बाहर निकाला और जैसे ही हॉल तक लाया तो उसने अपने सामने से रमेश जी की आवाज सुनी, जो कह रहे थे, रचित क्या हुआ, कर क्या रहे हो तुम? रचित ने कहा, रमेश जी ये औरत अंदर वाले उसका। लेकिन अपनी बात रचित पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि बोलते ही बोलते जब वो पलटा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था।
वीडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटो देखी तो वहां सिर्फ एक परछाई दिख रही थी। फोटोज में किसी की परछाई देखने के बाद दोनों कॉरिडोर के आखिर में खड़े बातचीत कर ही रहे थे, जब एकदम अचानक ही सारे कैमरास एक के बाद एक क्लिक पे क्लिक करते हुए फोटोज खींचते गए। एक दो फ्लैश बल्ब्स फूट भी गए। रमेश जी तुरंत आगे की तरफ भागे देखने के लिए, और उसी वक्त रचित को वापस वही एक आवाज दोबारा सुनी। रचित तुरंत अंदर कमरे में गया वहां देखने के लिए, तो अंदर बिल्कुल अंधेरे में उसको लगा जैसे शायद कोई वहां था जो उसके बिल्कुल पास से निकल गया और कमरे के बाहर चला गया। रचित तुरंत पीछे पीछे बाहर आया और देखा तो ऐसा लगा जैसे जो भी था वो कमरे से निकलकर कॉरिडोर में दोनों तरफ लगे कैमरास के बीच से निकलकर सामने वाले कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हुआ। कैमरास फोटो क्लिक करते गए और दरवाजे पर जैसे कोई रुकता है वैसे ही एक सेकंड को जैसे सारे कैमरास टर्न करके वहीं पर क्लिक करने लगे और फिर दरवाजा हल्का सा खुल के बंद हो गया। कंप्यूटर से कनेक्ट करने पर तस्वीरें देखकर ऐसा समझ आ रहा था जैसे कोई पूरे घर में उस कमरे से निकलकर कॉरिडोर में दौड़ता हुआ जाकर उस कमरे में चला गया। सभी तस्वीरों में दिखाई कोई नहीं दिया सिवाय एक साए के। अब वीडियो निकालकर चेक करने की बारी आई। कंप्यूटर से कनेक्ट करके जब वीडियो चला तो पूरे वीडियो में साफ साफ दिखाई दिया कि वही बच्चा जिसे रचित ने अपने फ्रिज में देखा था वो उस कमरे से निकला और कॉरिडोर में से दौड़ता हुआ दूसरे वाले कमरे तक गया और दरवाजे पर एक सेकंड रुककर खड़ा हुआ, पलटकर कैमरा में देखकर मुस्कुराया और फिर कमरे में घुस के उसने दरवाजे को बंद कर दिया। कोई भी होता तो इस हालत में घबरा जाता, लेकिन रचित के हाथ तो जैसे कोई खजाना लग गया था। उसने हंसते हंसते रमेश जी से कहा, रमेश जी, आपकी मदद से तो मैं बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसी फोटोज और ऐसे वीडियोस तो तहलका मचा देंगे, और अगर कोई सबूत चाहेगा तो यहाँ 1 हफ्ते का मैं स्टे भी दिखा दूंगा। ये घर खरीदना तो सचमुच मेरे लिए बहुत ही अच्छी डील निकली। रमेश जी ने ये सारी बातें सुनने के बाद उससे कहा, गलती से भी ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। अभी जो भी कहा तुमने भूल जाओ। यकीन ना हो तो दोबारा फोटोज और वीडियोस देख लो, समझ जाओगे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। फोटोज और वीडियोस जब रचित ने दोबारा देखे तो उनमें न कोई साया था न कोई बच्चा, बल्कि खुद रचित था और
जख्मी हालत में था या फिर शायद उसकी लाश थी। रचित को हॉल में बिठाकर रमेश जी बाहर हालचाल देखने गए। जब अंदर रचित के ही बेडरूम से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की, मारने पीटने की आवाजें आने लगी, रचित अपने कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही रचित की तो जैसे धड़कन ही थम गई थी। वो धीमे धीमे वहां पहुंचा तो देखा कमरा तो खाली है। रचित ने तुरंत लाइट जलाई तो लाइट जलते ही हल्की सी आवाज होकर लाइट फ्यूज हो गई। वो बाहर निकले इससे पहले ही उसे बेसमेंट की ओर के दरवाजे से एक आवाज आने लगी। रचित ने तुरंत बेसमेंट का दरवाजा खोला और सीधा सीढ़ियों से नीचे गया और वहां पहुंचते ही वो आवाज बंद हो गई। रचित अंधेरे में इधर उधर अंदाजे से चीजें टटोलता हुआ आते ही मोबाइल की लाइट जला के देखा कि सामने रमेश जी खड़े थे। रचित ने तुरंत उन्हें देखते ही कहा, आप यहां कैसे? आप तो बाहर थे ना? उन्होंने पीछे की दीवार की ओर इशारा करते हुए रचित से कहा, तुम्हारे बेसमेंट तक आने के लिए एक और रास्ता है जिसका शायद तुम्हें पता नहीं। आओ मैं दिखाता हूं। वहां कुछ है जिसकी वजह से ही शायद इतनी दिक्कतें हैं इस घर में। इतना कह के वो रचित को एक कोने में ले गए जहां एक छोटी सी कोठरी बनी है जिसमें एक बच्चे का कंकाल था। रमेश जी ने कहा कि रचित उस कंकाल का दाह संस्कार अच्छे से करवा दे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, और जब तक वो ये सब करवा के लौटेगा नहीं तब तक रमेश जी घर में ही रह के इसकी निगरानी रखेंगे। रचित ने भी देखा कि शायद इसी में भलाई है। वो गया और सारा क्रियाकर्म करवाकर वापस आया, लेकिन वापस घर आने के बाद उसे एक झटका और लगा। कैमरा, रिकॉर्डर, सारा सामान और रमेश जी, इनमें से घर में कुछ भी नहीं था। पूरा घर उसने छान मारा, लेकिन रमेश जी या उनका कोई सामान उसे नहीं मिला। रचित को अपने बेडरूम में शीशे पर एक नोट चिपका हुआ मिला जिस पर लिखा था, मेरा पूरा नाम रमेश अधिराज है। वो जख्मी औरत मेरी बीवी है और वो बच्चा मेरा ही था। मैं शहर के बाहर गया था जब कुछ लोगों ने घर में डकैती के सिलसिले से आकर उन दोनों को मार दिया। कुछ साल के बाद में मैं भी मर गया। यहां जो भी रहने आया, हमने उनसे सिर्फ यही एक मदद मांगी थी जो आखिरकार तुमने पूरी की, क्योंकि सब डर के भाग गए, लेकिन तुम नहीं। मेरे बेटे को आज मुक्ति मिल गई, लेकिन हम दोनों को नहीं मिली। हम दोनों इसी घर में रहेंगे, लेकिन तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने वो किया जो किसी और ने हमारे लिए नहीं किया। रचित के पास ये एक सबूत तो था कि इस दुनिया में भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं, लेकिन मानता कौन कि ये चिट्ठी मरे हुए रमेश जी की आत्मा ने लिखी थी।